आज का टॉपिक है ढूढ़ाड़ शैली। तो आप लोगों को ढूढ़ाड़ शैली के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट किया जाता है क्योंकि अब सभी लोग आ ही रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग जुड़ जा रहे हैं। तो देखिए, अब ढूढ़ाड़ शैली की बात किया जाए तो पहले भी बहुत सारी चीजें पढ़ाया गया है कि ढूढ़ाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां आती हैं। कि देखिए, जो ढूढ़ाड़ शैली है, ढूढ़ाड़ शैली में जो है कछवाहा वंश के शासकों ने शासन किया है। कछवाहा वंश, यहाँ पर कछवाहा वंश के शासकों ने शासन किया है और इसके अंतर्गत बहुत सारी उपशैलियां भी रही हैं। ढूढ़ाड़ शैली की उपशैलियों की अगर बात किया जाए तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ उपशैलियों के बारे में, तो यहाँ की जो उपशैलियां रही हैं मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताई हूँ। मैं ट्रिक बताई हूँ कि ढूढ़ा उसे जय अकेला। यही ट्रिक है ना। और इसी ट्रिक के माध्यम से मैं बताई हूँ कि कौन कौन सी शैली इसकी उपशैलियां हैं ढूढ़ाड़ शैली की। तो ढूढ़ा से आपका ढूढ़ाड़ हो ही गया। और उसके बाद उस में बताई थी उनियारा शैली। से बताई थी शेखावटी शैली। और जयपुर से मैं जयपुर बताई थी। आ से मैं अलवर बताई थी। और का से मैं ये बताई थी कछवाहा वंश। का से मैं ये बताई थी कि कछवाहा वंश। यानी जो हमारी ये उपशैलियां हैं ढूढ़ाड़ के अंतर्गत जो भी शैलियां आ रही हैं, तो इस पे किस किस वंश के शासकों ने शासन किया है, तो कछवाहा वंश के शासकों ने शासन किया है। तो ढूढ़ाड़ के अंतर्गत जितनी भी शैलियां आई उनमें से उनवारा शैली, शेखावटी शैली, जयपुर शैली और अलवर शैली रही है। इन शैलियों की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता भी रही है। और देखिए, ये अगर ढूढ़ाड़ की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को मैं जयपुर पढ़ाऊंगी, उसके बाद अलवर। तो यहाँ पे मैं जयपुर की बात कर रही हूँ। तो जो हमारी जयपुर शैली है, जयपुर शैली को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि इसे आमेर शैली के भी नाम से जाना जाता है, कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है और इसे ढूढ़ाड़ शैली के भी नाम से जाना जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो हमारी जयपुर शैली है उसे आमेर शैली भी कहा जाता है। आमेर शैली, कछवाहा शैली और ढूढ़ाड़ शैली के भी नाम से जाना जाता है। इतने नामों से यह जयपुर शैली प्रसिद्ध थी। तो अगर हम जयपुर की बात कर रहे हैं तो जयपुर में जितने भी मान लीजिए शासक रहे हैं उनको उनकी भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। तो यहाँ पे जयपुर जो था, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जयपुर में जो है जो यहाँ पर सबसे पहले मुगल का प्रभाव पड़ा था। जयपुर शैली में मुगलों का प्रभाव अत्यधिक रहा। तो यहाँ पर मुगलों का प्रभाव अत्यधिक क्यों रहा? क्योंकि पहले जो है जो राजा भारमल थे यहाँ पर जयपुर के, या आप कह सकते हैं आमेर शैली के जो राजा थे भारमल, वो अपनी पुत्री जोधाबाई की शादी अकबर से किए थे। तो जब ये अकबर से जोधाबाई की शादी किए थे तो इनके और राजपूतों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। जब वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया तो अब आना जाना लग गया। तो आना जाना लग गया कि वहां के भी जो मुगल की शैलियां थी और यहाँ की जो शैलियां थी दोनों मिश्रित होने लगी। यानी जो मुगल का शैली थी, मुगल शैली जितना भी काम हो रहा था उस उसका प्रभाव, उस शैली का प्रभाव कहाँ पर पड़ने लगा? जयपुर शैली में भी पड़ने लगा। और उसके बाद देखिए, अब यहीं पर उसके बाद भारमल के बाद आते हैं जयपुर जयसिंह प्रथम।
अब जयसिंह प्रथम की बात करें तो इनके समय में एक बहुत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। जैसे कि आप लोग नाम भी सुने होंगे, बिहारी का नाम सुने होंगे। तो बिहारी की रचना बिहारी सतसई है, और उसके बाद बिहारी सतसई पे अधिक चित्रण किया गया है। तो यहाँ के जो कलाकार थे जयपुर के, उनका प्रिय विषय बिहारी सतसई रहा है। उन्होंने बिहारी सतसई पे बहुत सारे चित्र का भी निर्माण किया। हम जैसे कि जय सिंह की बात कर रहे हैं, जय सिंह के प्रथम, इनके जो जय सिंह प्रथम थे, इनके शासनकाल की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी रही हैं। जैसे कि इन्हें जो है वेदशाला, इन्होंने क्या किया था, कई वेदशालाओं का निर्माण करवाया था। वेदशाला का मतलब जहाँ पर दुनिया यंत्र वगैरह रखे जाते हैं, उसे ही वेदशाला कहा जाता है। इन्होंने क्यों निर्माण करवाया था? क्योंकि ये जो सवाई जय सिंह प्रथम थे, और देखिए इनका जो नाम है, इनका नाम है सवाई मिर्जा जय सिंह प्रथम। तो जो ये सवाई मिर्जा जय सिंह प्रथम थे, तो ये जो है खुद एक खगोलज्ञ थे, इनको खगोल के भी बारे में जानकारी थी, और अच्छे ज्योतिष भी थे। तो इसी वजह से ये जो है वेदशालाओं की स्थापना करवाए थे। जो वेदशाला की स्थापना करवाए थे, ये कुल 5 जगहों पर वेदशाला की स्थापना करवाए थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जयपुर में भी इन्होंने वेदशाला की स्थापना करवाए थे, और उसके बाद दिल्ली में भी वेदशाला की स्थापना करवाए थे, और वाराणसी में भी वेदशाला की स्थापना करवाए थे, मथुरा में भी करवाए थे स्थापना, और उसके बाद उज्जैन में भी इन्होंने वेदशाला की स्थापना करवाए थे। अब इसी को ही जंतर मंतर के नाम से ही जाना जाता है। अब देखिए इनका नाम जो सवाई मिर्जा जय सिंह है, तो सवाई की जो इनको उपाधि दिया था, और मिर्जा की जो उपाधि दिए थे, इनको मिर्जा की उपाधि दिए थे जहांदार साहब। जहांदार शाह जो थे, ये मुगल शासक थे, मुगल के, या कह सकते हैं परवर्ती मुगल शासक थे। तो इन्होंने इनको क्या किए थे, मिर्जा की उपाधि दिए थे। और इनको जो सवाई की उपाधि मिला है, इनको सवाई की उपाधि फारूक सियर ने दिया है। फारूक सियर ने इनको मिर्जा की उपाधि दिए थे, तब जाके इन्हें जो है सवाई मिर्जा जयसिंह के नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए इनके काल में और महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं, जैसे इन्होंने कई महलों का भी निर्माण करवाए हैं। ये जो जय सिंह प्रथम है, इन्होंने कई महलों का भी निर्माण कराया है। उज्जैन, उज्जैन है, उज्जैन। तो इन्होंने कई महलों का भी निर्माण कराया है। जैसे कि आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, कौन कौन से महल याद कराए हैं। ट्रिक क्या है? सुबह, सुबह ताल में चंदा ने जय किया। इन्होंने सिर्फ इतने ही महल का निर्माण कराया था। तो वो महल क्या है? सुबह ताल में चंदा ने जय किया, यानी कि कोई चंदा नाम की लड़की थी, उसने क्या किया, नहा धो के, नहाई धोई, नहाने वहाने के बाद जो है वो पूजा करने कहाँ गई, ताल में, और ताल में जाकर जय की। सुबह से हो गया सिसोदिया रानी का महल। तो इन्होंने किसका निर्माण करवाया? सिसोदिया रानी के महल का निर्माण करवाया। और ताल कटोरा, ताल कटोरा महल का निर्माण करवाया। ताल कटोरा महल। चंद्र महल का निर्माण करवाया।
चंद से हो गया चंद्र महल, जय से हो गया जय निवास महल, तो इन्होंने जय निवास महल का भी निर्माण करवाया और जय महल का भी निर्माण करवाया। तो इनके समय में इतनी इमारतें बनी हुई थी, इन्होंने इतनी इमारतों का निर्माण करवाया। सिसोदिया रानी के महल का निर्माण करवाया, ताल कटोरा महल का निर्माण करवाए, चंदा से है चंद्र महल का निर्माण करवाए, और जय से है जय महल का निर्माण करवाए, और जय निवास महल का निर्माण करवाए। तो इन्होंने यहाँ से, अच्छा चलिए देखिए, ठीक 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 बिल्कुल। जो ढूढ़ाड़ शैली है, ढूढ़ाड़ शैली में कछवाहा वंश के शासकों ने शासन किया है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ढूढ़ाड़ शैली में किस वंश के शासकों ने शासन किया है, तो किसने किया है? कछवाहा वंश के शासकों ने शासन किया है। अब ये जो ढूढ़ाड़ शैली है, इसकी उप शैलियां हैं। इसकी उप शैलियां कितनी है? एक दो तीन चार। तो इसकी चार उप शैलियां हैं ढूढ़ाड़ शैली की। और आपको ढूढ़ाड़ शैली को उन ट्रिक के माध्यम से याद करना। आप इतना ही याद रखिए, ढूढ़ा उसे जय अकेला। तो ढूढ़ा से आपका ढूढ़ाड़ हो गया, उ से उनियारा हो गया, से शेखावाटी हो गया, जय से जयपुर हो गया, आ से अलवर हो गया, का से कछवाहा वंश के शासकों ने शासन किया था। अब मैं ये बताई कि जो जयपुर शैली है, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? इन शैलियों में से सबसे पहले जयपुर शैली पढ़ना है। तो जयपुर शैली में जो है, जयपुर शैली को आमेर शैली, कछवाहा शैली, ढूढ़ाड़ शैली के भी नाम से जाना जाता है। अब जयपुर, अब देखिए इसके पहले जो है, सबसे पहले यहाँ के राजा कौन थे? भारमल थे जयपुर के। भारमल के समय में जो है, इन सबसे क्या बोलते हैं, भारमल जो थे, उन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई की शादी अकबर से करवाए थे। जब उन्होंने जोधाबाई से शादी करवाया, अकबर की शादी करवाया जोधाबाई से, तब क्या हुआ, मुगलों में और राजपूतों में जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। तो ये जो जयपुर था, जयपुर में जो है क्या हुआ, मुगल का प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो गया, और वहां के चित्रकार आके यहाँ पर भी काम किए हैं, जयपुर में भी काम किए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो उसके बाद कौन आते हैं, सवाई मिर्जा जयसिंह प्रथम आते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही जयपुर की स्थापना किए थे। जयपुर शहर की स्थापना पूछा जाए तो यही किए थे, सवाई मिर्जा जयसिंह प्रथम ही किए थे। अगर आपसे प्रथम ना आए, केवल जयसिंह आ जाए, तो तब भी आप इन्हीं को मानेंगे। क्योंकि देखिए, जितनी भी किताबें हैं, किताब को भी मैं देखी और बहुत सारे नेट पर भी मैं देखी, कहीं पर प्रथम और द्वितीय करके नहीं आ रहा था। क्योंकि मुझे प्रथम और द्वितीय में थोड़ा सा दिक्कत थी। मैं सोच रही थी कि प्रथम क्या है, द्वितीय का है। मैं कई जगह पे प्रयास की, लेकिन ये क्योंकि मैं कई जगह पे द्वितीय पढ़ी थी, और रीता प्रताप और अन्य किताबों में मैं देखी, वहां पे प्रथम दिखा रहा था। तो हम कई जगह पे नेट पर भी देखे, तो वहां पे कहीं अलग सा नहीं आ रहा था। अगर मान लीजिए जयसिंह ही पूछा जाए, तो तब भी आप इन्हीं को, जयसिंह आ जाए नाम, तो जयपुर की स्थापना जयसिंह ही करवाए हैं। अब देखिए, इन्होंने जो जयसिंह प्रथम थे, ये क्या किए थे, कई वेधशालाओं की स्थापना करवाए थे। क्योंकि जो जयसिंह प्रथम है, इन्हें जो है इनको जो है कई, जैसे कि कह सकते हैं कि ज्योतिष का भी ज्ञान था, खगोल शास्त्र का भी ज्ञान था, गणितज्ञ भी थे। इसीलिए इनको जो है ज्योतिषाचार्य भी कहा जाता है। जो जयसिंह प्रथम है, इन्हें मध्यकाल का ज्योतिषाचार्य कहा जाता है, मध्यकाल का। आप कहीं और लिख लीजिएगा। तो इन्हें मध्यकाल का ज्योतिषाचार्य कहा जाता है। और इसी वजह से ये क्या किए थे, कई स्थानों पर वेधशालाओं की स्थापना करवाए थे। ये जो है, ये वेधशालाएं हैं। इन्होंने क्या किया था, वेधशालाओं की स्थापना करवाए थे।
और ये जो वेधशालाओं की स्थापना करवाए थे तो कई जगहों पर करवाए थे, जैसे दिल्ली हो गया, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, इन जगहों और जयपुर, इन जगहों पर यह क्या करवाए थे, वेधशाला की स्थापना करवाए थे। और इन्होंने कई महलों का भी निर्माण करवाया था, जैसे कि सिसोदिया रानी का महल, ताल कटोरा महल, चंद्र महल और जय निवास महल या जय महल का निर्माण करवाए थे। तो आपको खाली इतना ही याद रखिएगा, सुबह ताल में चंदा ने जय किया। तो यह किसके समय का है, जय सिंह प्रथम के शासन काल में इन सारे महलों का निर्माण करवाया गया था। अब इनके समय में चित्रकला की बात करें कि कौन कौन से चित्रकार थे इनके शासन काल में। सवाई मिर्जा जय सिंह प्रथम, इनके शासन काल में दो चित्रकारों ने काम किया है, उनके ज्यादा चित्र मिलते हैं, जैसे कि एक मोहम्मद शाह थे और शाही ब्राह्म। इन दो चित्रकारों का उल्लेख मिलता है कि इनके समय में भी ये काम किए हैं। मोहम्मद शाह और शाही ब्राह्म ने इनके समय में काम किया है। जैसे कि आपसे कभी पूछा जाए कि जो जयपुर है, जयपुर की स्थापना कब हुई है, जयपुर की स्थापना कभी आ सकता है एग्जाम में कि जयपुर की स्थापना कब हुई है, तो 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना किया किए थे। कौन करवाया था, जयसिंह ने करवाया था। 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना करवाए थे। कभी आपसे ये भी हो सकता है पूछा जाए कि जो जयपुर की वेधशाला है उसकी स्थापना कब हुई थी, या दिल्ली की वेधशाला है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो हम जयपुर की बात करें तो जो जयपुर में वेधशाला की स्थापना हुई थी उसका माना जाता है समय 1724 से लेकर 1736 ईस्वी माना जाता है। अब उसके बाद दिल्ली की बात करें तो वो कहीं कहीं पर 1725 मिलता है और कहीं कहीं पर 1724 भी उसका सन मिलता है। और उसके बाद ही दिल्ली का जैसे हुआ, दिल्ली के बाद ही जो है मथुरा की वेधशाला का निर्माण हुआ। जो मथुरा की वेधशाला का निर्माण हुआ इसको जो है 1748 ईस्वी में इसकी स्थापना करवाए थे। मथुरा के जस्ट बाद ही उज्जैन की ही स्थापना हुई है। अब देखिए, जो मैं जयपुर की बात कर रही थी, तो जयपुर इस टाइम आप लोगों को पता है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। जैसे क्यों किया है, क्योंकि यह अपने जो है इसकी जो कला है ये अपने कला के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं इसे गुलाबी जयपुर का भारत का गुलाबी शहर भी कहा जाता है जयपुर को, और जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। तो आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। और उसके बाद इसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। यह जो जयपुर है ब्लू पार्टरी के लिए प्रसिद्ध है। शायद आप लोगों को पता होगा कि जयपुर ब्लू पार्टरी के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, आप लोग बताइए कि ब्लैक उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह ब्लैक पार्टरी के लिए प्रसिद्ध है। निजामाबाद, आजमगढ़ ना। और टाकू पाटरी कहाँ का प्रसिद्ध है, टाकू पाटरी विश्व स्तर पर बताइए कि कहाँ का प्रसिद्ध है टाकू पाटरी, किसी को पता है। यहाँ पे अब पाटरी की बात हो रही है तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा कि जो ब्लू पाटरी है यह जयपुर की है। जो ब्लैक पाटरी प्रसिद्ध है वो आजमगढ़ निजामाबाद की है। आजमगढ़ जिला, यूपी।
निजामाबाद जगह है। और किसी का आंसर आ रहा है, टाकू पाटरी जापान। बिल्कुल सही। टाकू पाटरी जापान की कला है। आपसे पूछा भी जा सकता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो टाकू पाटरी जापान की है। एम्फोरा पाटरी कहाँ की है? एम्फोरा पाटरी, ये सब आप लोग मार्क में लिख सकते हैं कहीं पर। एम्फोरा पाटरी कहाँ की है, बताइए आप लोग। किस जगह की है? क्योंकि वो ईरान में बहुत सारा क्षेत्र पड़ता है ना। और कोई? एम्फोरा पाटरी ग्रीक की कला है। तो देखिए, यह भी जो क्वेश्चन है, टाकू पाटरी भी पूछा गया है, एम्फोरा पाटरी टीजीटी में पूछा गया है, और ब्लैक पाटरी भी पूछा गया है टीजीटी में, और ब्लू पाटरी भी पूछा जा चुका है। आगामी परीक्षाओं में फिर पूछा जा सकता है। देखिए, जो वाराणसी में इन्होंने वेधशाला का निर्माण करवाया है, वाराणसी में। किसी को पता है कहाँ पर करवाए हैं वाराणसी में वेधशाला का निर्माण? देखिए, वाराणसी में जो मान मंदिर है एक, वहीं पर है मान मंदिर। मान मंदिर घाट के पास ही है, तो मान मंदिर घाट बोला जाता है। वहीं पर इन्होंने क्या किए थे, वेधशाला का निर्माण करवाए थे। तो कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो जय सिंह है, इनके समय के दो चित्र भी मिलते हैं। और जैसे कि चित्रकारों की मैं बात कर रही थी, साहिब राम की बात कर रही थी, अगर आपसे पूछा जाए कि साहिब राम किस तरीके का चित्र बनाते थे, तो ये जो चित्र बनाते थे, आदम का चित्र बनाते थे। आदम कद का मतलब क्या होता है? इन्होंने आदम कद चित्र बनाते थे। आदम कद व्यक्ति बनाते थे, व्यक्ति का चित्र। और एक शिवदास नामक चित्रकार थे। क्या चीज? 24 से लेकर 36 तक हुआ है। 1724 से लेके 1736 तक निर्माण कराया गया है। अब देखिए, यहाँ पे एक शिवदास चित्रकार भी है। यहाँ पे शिवदास की बात हो रही, एक शिवदास चित्रकार है और एक शिवदास कवि है। तो यहाँ पे पहले सबसे मैं कवि की बात कर लेती हूँ। जो शिवदास कवि थे, ये भी जयसिंह के ही दरबार में थे। जयसिंह प्रथम के दरबार के कवि थे। और इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है सरस ग्रंथ। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ का नाम है सरस ग्रंथ। तो जो जय सिंह प्रथम है, इन्हीं के शासन काल में इस सरस ग्रंथ का भी चित्रण किया गया है। इन्हीं के शासन काल में इसका भी चित्रण किया गया है, सरस ग्रंथ का। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि सरस ग्रंथ नाम
कौन लिखा था, तो शिवदास लिखे थे। किसके समय के कवि थे, तो ये जयसिंह प्रथम के शासनकाल के कवि थे। तो सरस ग्रंथ आप देखिए, ये भी याद रखिएगा, एक चित्रकार भी है शिवदास, एक शिवदास नामक चित्रकार भी है। बात समझ में आई? याद रखिएगा आप लोग, शिवदास नामक एक चित्रकार भी है। अब एक चित्रकार और थे लाल चितेरा, इनके बारे में जानिए। लाल चितेरा जो थे, ये पशु पक्षी को अच्छा चित्र बनाते थे। पशु पक्षी का चित्रण करते थे, और इनको ना खेल के दृश्य का चित्रण करना बहुत अच्छा लगता था। लाल चितेरा। तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि देखिए, अब साहिब राम, शहाबुद्दीन, और उसके बाद शाहबुद्दीन। अब आपको बहुत सारे ऐसे एक ही नाम के थोड़ा थोड़ा सा अंतराल पे कलाकार मिल रहे हैं। जयपुर में आप लोग साहिब राम पढ़ रहे हैं, मेवाड़ में आप किसको पढ़ते हैं, बताइए आप लोग? साहबुद्दीन को पढ़ते हैं ना मेवाड़ में। और उसके बाद आप इन मारवाड़ में क्या पढ़ते हैं, वहां पर भी हैं शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन करके हैं, और आप लोग इधर वहां पे भी पढ़ते हैं। तो साहबुद्दीन के साहब साहब करके बहुत सारे चित्रकार हैं, जहां पर उन्होंने हर शैलियों में काम किया है। अलग अलग चित्रकार हैं, लेकिन नाम एक जैसा दिखाई देता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और लाल चितेरा की बात हो रही थी। लाल चितेरा क्या करते थे, पशु पक्षी का भी चित्रण करते थे, और खेल के दृश्य का भी सुंदर चित्रण करते थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं सवाई माधो सिंह की। हाँ हाँ, शिवदास ने सरस ग्रंथ लिखा। एक शिवदास चित्रकार है, एक शिवदास कवि है। इन्होंने लिखा है सरस ग्रंथ। सा से शिवदास, सा से सरस ग्रंथ। अगर आई कभी दिमाग में सा से ही शिवदास, सा से ही सरस ग्रंथ। अब सवाई माधो सिंह की बात की जाए, सवाई माधो सिंह के कार्य क्या रहे हैं, यह सबसे पहले देखिए। अब उनके बाद जो सवाई जय सिंह प्रथम के बाद थे, उसके बाद क्रम से चले तो ईश्वरी प्रसाद ने शासन किया है। ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह ने किया था शासन। अब ईश्वरी सिंह के जो शासन था, इन्होंने क्या किया था अपने समय में, इन्होंने एक सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था। और इनके भी समय के दो चित्रकार रहे हैं, इनके समय के प्रसिद्ध चित्रकार वो साहिब थे, और उसके बाद शिव, जिसकी अभी मैं बात कर रही थी, शिवलाल थे। तो इन्होंने क्या किया था, इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलती है कि इन्होंने सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था। सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था। इनके समय की चित्रकार की बात करें, तो इनके भी समय में जो चित्रकार है साहिब राम ने काम किया है। इनके भी समय में वो साहिब राम आके काम किए, और उसके बाद शिवदास ने भी यहाँ पर काम किया है। फिर वहां से यहाँ पर शिवदास नामक चित्रकार की बात हो रही थी, तो यहाँ पर भी शिवदास नामक चित्रकार ने काम किया है। अब इनके बाद सवाई माधो सिंह आते हैं। देखिए, माधो सिंह की क्या उपलब्धि रही, इन्होंने क्या किया, सवाई माधो सिंह। तो इनकी उपलब्धि क्या रही, इन्होंने जो है भित्ति चित्र का निर्माण करवाया। इनकी उपलब्धि ये रही कि ये क्या करवाए, भित्ति चित्र का निर्माण करवाए। और वो भित्ति चित्र का निर्माण जो करवाए, कहाँ कहाँ पर करवाए, तो ये जो भित्ति चित्र का निर्माण करवाए, चंद्रमहल में भी निर्माण करवाए,
जैसे कि मैंने अभी पहले बताई कि चंद्रमहल का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, लेकिन उसमें भित्ति चित्र कौन बनवाया? इन्होंने बनवाया, सवाई माधो सिंह ने चंद्रमहल में भित्ति चित्र का निर्माण करवाए। अब उसके बाद बात करके और कहां पर करवाए थे इन्होंने? जो सिसोदिया रानी का महल था, सिसोदिया रानी का महल, उसमें भी भित्ति चित्र बनवाए। और उसके बाद गलता मंदिर, मंदिर का नाम है गलता मंदिर, और पुंडरीक महल या पुंडरीक की हवेली कह सकते हैं। यहाँ पर भी भित्ति चित्र का ये क्या करिए, निर्माण करवाए। तो आपसे पूछा जाए कि चंद्रमहल में भित्ति चित्र का निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई माधो सिंह ने करवाया था। या पूछा जाए सिसोदिया रानी के महल का भित्ति चित्र कौन बनवाया था, तो माधो सिंह। गलता मंदिर और पुंडरीक की हवेली में भित्ति चित्र कौन बनवाया था, तो माधो सिंह ने बनवाया था। अब उसके बाद देखिए बात करते हैं हम लोग प्रताप सिंह की। माधो सिंह के बाद प्रताप सिंह ने शासन किया है। किसके? देखिए यही सब ऐसा तो नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे चित्रकारों ने काम किया है। तो हाँ, नहीं नहीं, जो साहिब राम और शिवदास है, देखिए ये सब क्या किए थे, सबने आकर काम किए हैं। शिव इनका साहिब राम को मिलता है कि इसमें भी आकर इसके समय में माधव सिंह के शासन काल में भी आकर ये लोग काम किए हैं। तो हर जगह जाके ये लोग कहते हैं पूरा मिक्स हो चुके हैं कि हर जगह हर शासकों के शासन काल में जाकर काम किए हैं लोग। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रताप सिंह की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आके काम किए। तो यहाँ पे देखिए जो बात हो रही है माधव सिंह के समय के चित्रकार की बात, मैं बताई नहीं तो लिखना हो तो लिख लीजिए। माधव सिंह, इनके समय में एक गोविंद नामक चित्रकार थे, या गोविंदा कह सकते हैं। गोविंदा नामक चित्रकार थे, और एक रामजी दास थे, उन्होंने काम किया है माधव सिंह के शासन काल में। माधव सिंह समय के चित्रकार, इनके समय में जो चित्रकार थे वो गोविंदा थे। गोविंदा नामक चित्रकार थे, और उसके बाद रामदास सिंह भी थे। रामदास सिंह चित्रकारों ने काम किया है। और रही साहिब राम का और शिव दास का, तो उन्होंने भी जैसे कि आकर काम किए हैं इन लोगों के साथ। अब आगे चलेंगे, आप लोग देखेंगे जो प्रताप सिंह हैं, प्रताप सिंह के शासन काल में जितने भी चित्रकार थे, सब बहुत सारे चित्रकार एक दूसरे का हाथ बटाए हैं। जैसे मुख्य रूप से भूमिका नहीं निभाए हैं, लेकिन जो है उसमें हाथ बटाने का कार्य सभी चित्रकार किए हैं, एक दूसरे का हेल्प किए हैं काम करने में। तो लेकिन मुख्य रूप से जो थे गोविंदा और रामदास थे, माधव सिंह के शासन काल में कार्य किए हैं। अब यहाँ पे हम प्रताप सिंह की बात कर रहे हैं कि प्रताप सिंह के समय में क्या हुआ है। देखिए जो प्रताप सिंह था, इसके समय में ऐसा मिलता है कि यह जो है खुद जब भी क्या करता था, चित्रण करवाता था, तो ये राधा का रूप धारण करके, यानी पूरा क्या, जैसे जैसे राधा का रूप था, उनका पहनावा था, वेशभूषा था, ये स्वयं वैसे ही बनता था, पूरी वेशभूषा को अपनाता था। राधा का रूप धारण करने के बाद वो चित्रण करवाता था। और इसने इसकी और उपलब्धि है कि प्रताप सिंह की उपलब्धि और है कि इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया है, तो ये प्रताप सिंह ही ने करवाया है। हवा महल का निर्माण करवाए, और उसके बाद प्रीतम निवास महल का निर्माण करवाए हैं। और इन्हीं के समय में राधा जो है, इन्हीं के समय में राधा को बहुत अच्छे से चित्र किया गया है। इनके समय में इतने ज्यादा चित्रकार हैं, लेकिन आपको
इतने बहुत ज्यादा चित्रकारों को नहीं याद करना, जो आपको मेन मेन है, जो एग्जाम की दृष्टि में पूछे जाते हैं। और इनके समय में जितने भी चित्रकार थे, वो जाके वहाँ क्या बोलते हैं, गुजरात में कारखाना खुला था, सूरत कारखाना। तो सूरत कारखाने में जाकर सारे चित्रकार काम करते थे। वो करीब से 20 या 30 चित्रकार काम करते थे वहां पर जाके प्रताप सिंह के समय में। इसीलिए कहा जाता है कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास की अगर बात किया जाए कि जयपुर में सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ है चित्रकला का, तो सर्वाधिक विकास प्रताप सिंह के ही शासनकाल में हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए कि इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया, हवा महल और प्रीतम महल। हवा महल का निर्माण करवाए और प्रीतम महल का निर्माण करवाए हैं। तो इनको जो है, ये जो चित्र बनवाते थे प्रताप सिंह, ये क्या करते थे, खुद राधा का रूप धारण करके चित्र का निर्माण करवाए। बात समझ में आया? अब उसके बाद राम सिंह की बात किया जाए। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने करवाया था, या जयपुर का होनरे ए मदरसा की स्थापना किसने करवाया था? या आपसे पूछा जाता है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना किसने करवाया था, तो इसकी स्थापना जो है राम सिंह ने ही करवाया था। और उसके बाद राम सिंह ने इसकी स्थापना जब करवाए थे 1857 ईस्वी में करवाए थे, जब जो है, तो आपसे पूछा जा सकता है राम सिंह की उपलब्धि के बारे में। तो इन्होंने क्या करवाया था, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में करवाए थे। उसे किस नाम से जाना जाता है, हुनरे ए मदरसा भी कह सकते हैं आप, हुनरे ए मदरसा। और इसे ही अब जो है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने जो स्थापना करवाए थे इसका, हुनरे ए मदरसा या महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना, तो 1857 ईस्वी में स्थापना करवाए थे। जिस समय भारत में जो है 1857 क्रांति या विद्रोह की आग भड़क रही थी, उसी टाइम जो है वही समय था जब 1857 जो है में इन्होंने क्या किया था, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना करवाए थे।
अब देखिए जो पूरे जयपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किसका किसका प्रभाव पड़ा है, तो जयपुर में पाश्चात्य शैली का प्रभाव पड़ा। यहाँ के चित्रों पर पाश्चात्य शैली का प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य शैली या कह सकते हैं यूरोपीय शैली का प्रभाव पड़ा था। और उसके बाद मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था यहाँ पर। और उसके बाद ब्रज शैली पर भी यहाँ पर प्रभाव पड़ा था। लेकिन सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था जयपुर शैली पर, तो सर्वाधिक प्रभाव मुगल का पड़ा था, मुगल काल का। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयपुर शैली पर यूरोपीय शैली का प्रभाव पड़ा था कि नहीं पड़ा था, तो यहाँ पर यूरोपीय शैली का प्रभाव पड़ा था। और उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि जयपुर शैली पर किस शैली का अधिक प्रभाव रहा है, तो मुगल शैली या मुगल काल का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो राधा कृष्ण के चित्र बनाए गए हैं जयपुर शैली में, राधा कृष्ण को आत्मा एवं परमात्मा के रूप में चित्रित किया गया है। इन्होंने क्या मान के चित्रित किया है, आत्मा एवं परमात्मा के रूप में चित्रित किए हैं। यहाँ पर जयपुर में एक चित्र मिलता है कि गोवर्धन धारी कृष्ण का चित्र मिलता है। गोवर्धन धारण या धारी कृष्ण का चित्र जो मिलता है वह सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर में ही रखा गया है। जयपुर में एक चित्र मिलता है गोवर्धन धारण कृष्ण। तो यह जो चित्र है सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर में मिलता है, रखा गया है। सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर में रखा गया है यहाँ के चित्रों को। जयपुर में और जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं, यहाँ पे भित्ति चित्र बनाने की पद्धति भी थी। जैसे कि आप भित्ति चित्रण की दो पद्धतियों को जानते हैं, एक फ्रेस्को बुनो पद्धति को जानते हैं और एक फ्रेस्को सेस्को पद्धति को जानते हैं। तो जैसे कि आप लोग पढ़े भी हुए हैं कि जो हमारी अजंता गुफा है उसमें फ्रेस्को सेस्को का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो जयपुर में चित्रण कार्य किया गया है, जो यहाँ पे भी चित्र बनाए गए हैं, यहाँ पर फ्रेस्को बोनो पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग लिख लीजिए जयपुर में भित्ति चित्रण फ्रेस्को बोनो पद्धति से किया गया है। अब यही जो फ्रेस्को बोनो पद्धति है, वहां के स्थानीय लोग जयपुर के या राजस्थान के जो स्थानीय लोग हैं उसे जो है आरायसी पद्धति के नाम से जानते हैं।
आरायसी पद्धति, जयपुर में ही इसे आरायसी पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि आरायसी पद्धति कहाँ की कला है, तो यह जयपुर की कला है। जयपुर में की शैली है, जयपुर। यह ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए यहाँ पर जयपुर में कुछ जगहों पर मणिकुट्टम का भी कार्य किया गया है। तो मणिकुट्टम का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि मणिकुट्टम का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े या बहुमूल्य पत्थर जिसको जिसको एकत्रित करके जड़ाव का काम किया जाता है, जहां पर फर्शों या दीवारों पर उसको जो है पूरा जड़ा जाता है, और उसी को ही मणिकुट्टम कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि महिलाओं जो हाथ में कंगन पहनती है, कंगन में क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर और उसके बाद उसमें बहुत सारी मोतियां जो होती जड़ी होती है। तो इसी प्रकार से मणिकुट्टम का भी कार्य किया जाता था। इसमें बहुमूल्य पत्थर लगाए जाते थे, बहुमूल्य मोतियां भी लगाई जाती थी, कांच के टुकड़े का भी यूज किया जाता था। तो जयपुर शैली में कहीं कहीं पर मणिकुट्टम का भी कार्य किया गया है महलों में। जो मणिकुट्टम का कार्य किया गया है यह माधो सिंह के समय में किया गया था। जयपुर में मणिकुट्टम का कार्य माधो सिंह के समय में किया गया था। पूछा भी जा सकता है। अब देखिए हम यहाँ की विशेषताओं की बात करते हैं। जयपुर शैली की विशेषताएं, यहाँ क्या क्या विशेषताएं रही हैं। विशेषताएं, अब यहाँ की जो विशेषताएं रही हैं, तो यहाँ पर जो चित्रण कार्य किया गया है या जो व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं वो आदम कद के चित्र बनाए गए हैं, छोटे छोटे चित्र बनाए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो आंखें बनाई गई हैं, आंखें मीनाकृति आंखें बनाई गई हैं। पूछा भी जा सकता है कि जयपुर शैली में जो आंखें बनाई गई हैं तो कैसी बनाई गई, मीनाकृति आंखें बनाई गई हैं। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो हम लोग राजस्थानी शैली पढ़ रहे हैं, पूरे राजस्थानी की बात किया जाए तो सर वहां पर राजस्थानी शैली में एक चश्म के चेहरे बनाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यहाँ पर देखिए एक कागज का कारखाना था यहाँ जयपुर में, और वहीं से ही सियालकोटी कागज का प्रयोग ज्यादातर मुगल में किया गया है, यहाँ पर नहीं किया गया है। हाँ, सियालकोटी का कागज का प्रयोग मुगल काल में किया गया है। यहाँ पर जो कागज का प्रयोग किया जाता था, माधोपुरी कागज का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर अगर हम कागज की बात करें तो यहाँ पर माधोपुरी कागज का प्रयोग किया जाता था। माधोपुरी कागज या जो जयपुर है माधोपुरी कागज के लिए फेमस है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि माधोपुरी कागज के लिए कौन सी जगह फेमस है, तो यह जयपुर फेमस है, माधोपुरी कागज। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि यहाँ पे जो आंखें बनाई गई हैं, आंखें कैसी बनाई गई हैं, मीनाकृति आंखें बनाई गई हैं। और यहाँ पर जो बादलों का चित्रण किया गया है, बादलों के चित्र में आप लोग जानते ही हैं कि बादल नीले कलर का होता है। तो यहाँ पर लेकिन जो नीले कलर का बादल है, गहरे नीले कलर का बादल, उसमें सफेद कलर से सफेद रुई की भांत चित्रों को उकेरा गया है, बादलों को एकदम रुई की भांत दिखाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे कलर की बात करें तो यहाँ पे जो हाशिए बनाए गए हैं, हाशियों में गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है, सर्वाधिक गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद कहीं कहीं पर जैसे कि मान लीजिए कि
सिग्नेचर करना हो या कोई छोटी आकृति बनाना हो, उसके लिए स्वर्ण अक्षरों का भी प्रयोग किया गया है। स्वर्ण या कह सकते हैं स्वर्ण कलर का भी यूज किया गया है हाशियों में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर और बहुत सारे उल्लेख भी मिलता है। एक उस पर दोहा भी लिखा गया है, हाशिए के ऊपर ही दोहा लिखा गया है कि इसमें कौन कौन से रंग का यूज मिलता है। तो यहाँ पर सिंदूरी, पीला और काले रंग के इस्तेमाल की भी जानकारी उस दोहे के माध्यम से मिलती है। उसके ऊपर दोहा लिखा गया है कि जो जयपुर शैली है इसमें जो है पीला और उसके बाद सिंदूरी काले रंग का प्रयोग हुआ है। लेकिन यह दोहा में है, ऐसी नहीं मिलता, ये दोहा की बात हो रही है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट पूछे किस रंग का यूज हुआ है तो गहरे लाल रंग का यूज हुआ है। और उसके बाद कहीं कहीं पर स्वर्ण अक्षर स्वर्ण कलर का भी यूज हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंखें चित्रित की गई हैं, आंखें बनाई गई हैं, आंखें मीनाकृति हैं। मीनाकृति आंखें बनाई गई हैं जयपुर शैली में। और बादलों को रुई की भांति चित्रित किया गया है, तो रुई के ढेर जैसा दिखाया गया है। मानव की आदमकद आकृतियां बनाई गई हैं। और उसके बाद यहाँ पर हाशिए में गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं स्वर्ण रंग का प्रयोग किया गया है। जो यहाँ पे चेहरे बनाए गए हैं, चेहरे एक चश्म के बनाए गए हैं। पूछा भी जा सकता है कि चेहरे यहाँ पर कैसे बनाए गए हैं, तो चेहरे यहाँ पर एक चश्म के बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं, अगर चित्र की बात की जाए पूरे जयपुर में चित्रों चित्र का में जो है लगभग लगभग हरे रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। चित्रों में सर्वाधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। अब यहीं पे मैं कागज के बारे में भी लिखवा दे रही, यहीं पे आप रिमार्क में ही लिख सकते हैं। जयपुर का सवाई माधो कागज प्रसिद्ध है। बात समझ में आया? या सवाई माधोपुरी भी कर सकते हैं, माधोपुरी भी इसको कर सकते हैं, माधोपुरी, सवाई माधोपुरी कागज प्रसिद्ध है। और विशेषता में ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं आराइशी पद्धति का प्रयोग किया गया है भित्ति चित्र बनाने में। यह भी आपकी विशेषता में ही आ सकता है।
और एक विशेषता और है कि यहाँ पर जो शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का चित्रण भी किया गया है। तो जयपुर शैली एक ऐसी शैली है कि यहाँ पर शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का भी चित्रण किया गया है। देखिए, ये तो रहे आपके एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा जैसे कि अगर ग्रंथों की बात करें तो रागमाला वगैरह तो एकदम कॉमन हो गया है कि हर जगह चित्रण हुआ है उसका। यहाँ पर भी चित्रण किया गया है रागमाला का, रसिक प्रिया का, भागवत पुराण का, आदि ग्रंथों का चित्रण किया गया है। लेकिन हमको वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए है। तो जो कॉमन है वो नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि उसके राइटर पूछ लिए जाते हैं। कॉमन चीज पूछा जाएगा तो हर शैलियों में मिलेगा, तो उसके लिए विवादित क्वेश्चन हो जाएगा। या तो या पूछ सकता है कि मेवाड़ शैली में जैसे आप लोग पढ़े हैं कि निषाद दिन का जो पूछ सकता है कि राग मालक जो चित्रण किए थे। मनोहर का पूछ सकता है रामायण वाला, और भागवत पुराण का इनका साहब साहब दिन का पूछेगा। तो वहां पे ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो है आपका जितना लिखवाई हूँ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। समझ में आया सभी लोगों को? सोनम सेठी जी समझ में आया? सुनीता जी आपके समझ में आया? ठीक, सबके समझ में आना चाहिए। तो कल सुबह आप लोगों का जो टॉपिक है, तो कल सुबह भी क्लास रहेगी, ये मत मानिएगा छुट्टी रहेगी। सभी लोग टेस्ट दे दिए, और उसके बाद सब लोग मैं आंसर भी दी आंसर की। तो कोई ये नहीं बताया कि मैम मेरा कितना सही है, मात्र एक लोग छोड़ के। हम तो चेक करेंगे ही, लेकिन एक बार भी आप लोग भी चेक करके बताएंगे ना कि कितना सही है। हमको जैसे टाइम मिलेगा हम चेक करके बता दें किसका कितना सही है। पेपर सही था सबके लिए? हाँ, तो देखिए जो आपका 125 क्वेश्चन है, और पूरी बस इतना ही पढ़ लीजिए। हड़प्पा सभ्यता एक भी आपका नहीं छूटेगा, और कहीं से क्वेश्चन बनता भी नहीं है। इतना अगर अधिक गहराई में जाएंगे तो समझ जाइए कि वो आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, वो इतिहास की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो कला की दृष्टि से है, तो हमको कला में मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला के बारे में ही तो पढ़ना है, और मोहरों के बारे में पढ़ना है। बस यही तो, मोहरों पर ही चित्रित की गई है सारी चीजें। क्या थे? विकिपीडिया। हाँ, तो लगभग लगभग तो मैं लिखा ही दी थी, ब्लैक बोर्ड पर ही लिखा दी थी लगभग लगभग, ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ पे जितना राजस्थानी में बोर्ड पर ज्यादा ही लिखा देते हैं। इसके बाद कल आप लोगों का जो टॉपिक रहेगा अलवर शैली। अमित जी आपका 122 में 116 सही है। तो गुड, फिर भी अच्छा है, अच्छा प्रयास है। अच्छा है, बहुत अच्छा भी नहीं है, क्योंकि पूरा थ्योरी से ही आया है, और अच्छा करने का प्रयास कीजिए। कल आपका जो टॉपिक रहेगा अलवर शैली के बारे में बताया जाएगा। यहीं पे आपके डालू वगैरह चित्रकार मिलेंगे।
अब डालू से मुलाकात कल किया जाएगा, जो कि भित्ति चित्रकार के रूप में फेमस है। ओके, और सुबह क्लास चलेगी आप लोगों की?